हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट वर्ल्ड मैप सीरीज है, जिसमें आज मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए कंप्लीट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर अभी तक ना तो दुनिया का ध्यान गया है ना ही यूपीएससी का, लेकिन यूपीएससी अपने ट्रेंड के लिए बड़ी पॉपुलर है कि हर बार कुछ वो नया लेके आती है। तो इस बार हो सकता है कि साउथ अमेरिका से आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैंने हमेशा समझाया है, जब भी आप वर्ल्ड मैप की सीरीज करें और कोई भी कॉन्टिनेंट करें तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो उसमें समझाया था, जैसे ही आप किसी कॉन्टिनेंट में एंट्री करें तो सबसे पहले उसकी आसपास की वाटर बॉडी को जरूर देखें। वाटर बॉडी कौन कौन सी है वो हम देख लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, पहले वाटर बॉडी फिर देखेंगे, फिर हम ओशन करंट देखेंगे, फिर हम आइलैंड देखेंगे, फिर हम स्ट्रेट देखेंगे, फिर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लाइनें होंगी वो देखेंगे। इससे क्या होता है, हम एक ऑर्डर वाइज चलते हैं। जैसे ही हम इन वाटर बॉडी को कंप्लीट करते हैं, फिर हम जब लैंड पे आते हैं तो पहले हम माउंटेन देखते हैं, फिर हम प्लेटू देखते हैं, फिर हम प्लेन देखते हैं, फिर हम ग्रासलैंड देखते हैं, फिर हम डेजर्ट देखते हैं, फिर हम रिवर देखते हैं। तो इस तरह एक एक करके चीजों करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका की वाटर बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है। वहीं वेस्टर्न पार्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ में क्या है, कैरेबियन सी है। साउथ में क्या है, साउदर्न ओशन है। ये बात पता लग गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओशन करंट। ओशन करंट में ये है इक्वेटर, यहां से आती है इक्वेटोरियल करंट, और यहां पे है केप, और इस केप से टकराने के बाद इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। एक ब्रांच चली जाती है नॉर्थ साइड, इसे बोलते हैं कैरेबियन करंट। क्या बोलते हैं, कैरेबियन करंट बोलते हैं। और साउथ वाली ब्रांच को हम बोलते हैं ब्राजील करंट। ये हो गया। तो इसके साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में ब्राजील करंट है, नॉर्थ में है कैरेबियन करंट। यहां से साउथ से आती है एक करंट, क्योंकि ये इक्वेटर से जा रही है तो ब्राजील करंट कैसी होगी, ये होगी वार्म ओशन करंट। वहीं जो फॉकलैंड आ रही है वो अंटार्कटिका से आ रही है, तो ये कैसी है, ये कोल्ड ओशन करंट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका नाम फॉकलैंड क्यों पड़ा। तो यहां पर अर्जेंटीना के पास एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे बोलते हैं हम लोग फॉकलैंड। हालांकि है तो ये अर्जेंटीना के बॉर्डर के नियर बाई, लेकिन ये ओवरसीज टेरिटरी है किसकी, यूके की। तो ध्यान रखेंगे फॉकलैंड आइलैंड है साउथ अमेरिका में, लेकिन इस पे यूके का कंट्रोल है, तो इसी से नाम पड़ा है फॉकलैंड। क्योंकि ये अंटार्कटिका से आ रही है, ऑब्वियस से कोल्ड ओशन करंट होगी। वहीं यहां से एक दूसरी आ रही ओशन करंट साउथ से, यानी अंटार्कटिका साइड से, इसे हम बोलते हैं पेरू करंट। क्या बोलते हैं, पेरू करंट बोलते हैं। और पेरू करंट भी कैसी होगी, ये होगी कोल्ड ओशन करंट। और पेरू करंट का ही एक दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं हम लोग हमबोल्ट करंट। क्यों बोलते हैं हमबोल्ट, क्योंकि एक ज्योग्राफर थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोलते हैं हमबोल्ट। उन्होंने इस करंट की खोज की थी, इसलिए से हमबोल्ट ओशन करंट बोलते हैं। ये हमने देख लिया। इसी करंट को आगे चल के यहां पे चिली इक्वेटोर करंट बोलते हैं। ये हो गए हमारे ओशन करंट। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से मेजर आइलैंड हैं।
इनमें बहुत फेमस आइलैंड है गैलापेगोस आइलैंड। ये आइलैंड अपने टर्टल की स्पीसीज के लिए फेमस है। यही सेम टर्टोइस की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, उड़ीसा में, जिसे बोलते हैं ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं, टर्टल होते हैं, उनकी ओरिजिन इसी गैलापेगोस आइलैंड से मानी जाती है। आगे चलते हम लोग। इसके अलावा यहां पर साउथ अमेरिका के लोअर पार्ट में यहां पे एक स्ट्रेट पाया जाता है। इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं मैगेलन स्ट्रेट। मैं आपको दिखाता हूं, कहीं ना कहीं होगा, एक मिनट। ये देखिए, ये लिखा है मैगेलन स्ट्रेट, ये हो गया। तो मैगेलन स्ट्रेट जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है, क्योंकि याद है आपको बताया था मैंने, स्ट्रेट टू वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड बॉडी को सेपरेट करता है। तो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन नाम के पर्सन ने खोज की थी, इसलिए इसको मैगेलन स्ट्रेट बोलते हैं। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। अब हमने इसमें क्या देख लिया? हमने अभी तक वाटर बॉडी इनकी देख ली है। अब हमारी बस्ती है इसमें इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले देखेंगे हम इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन साउथ अमेरिका से क्रॉस कर रही है और गैलापेगोस आइलैंड से भी। तो इसलिए किन किन कंट्री से गुजरती है? तो सबसे पहली कंट्री है इक्वाडोर, दूसरी है कोलंबिया, तीसरी है ब्राजील। यानी आपको पता लग गया। ऐसी तरह आप कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे तो बिलीव कीजिए ये इमेजिनरी लाइन वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे। आगे चलते हम लोग। तो साउथ अमेरिका से जो इक्वेटर जाती हो 3 कंट्रियों जाती है। अब देखो यहां पर एक लाइन और है 23.5 साउथ, इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये किन किन कंट्रियों से होके जाती है? तो पहली कंट्री है इसमें चिली, दूसरी है अर्जेंटीना, तीसरी है पराग्वे, फिर है ब्राजील। तो ये सारी कंट्रियां से होकर क्या जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बातें आप लोग को पता चल गई। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे दे भी रखा है, यहां पे एक टर्मोलॉजी होती है। एक को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल अमेरिका, एक को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें साफ साफ लिखा है जब साउथ अमेरिका और मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन जुड़ जाता है तब कहलाता है ये क्या? लैटिन अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे लैटिन अमेरिका तब कहलाएगा जब इसमें मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड जुड़ जाएगा। बाकी अगर कभी हम इसको सेंट्रल अमेरिका बोलना चाहे तो सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्रियां आती हैं जो ये मिड वाली हैं। इन्हें में आता है बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये सभी कंट्री आती हैं। इनको लैटिन कहने का पर्पस क्या है? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो रोमन लैंग्वेज से आती है, जो जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? स्पेनिश, पुर्तगीज और फ्रेंच। आपने देखोगे साउथ अमेरिका में जितनी कंट्रियां हैं उनमें जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो क्या है? वो रोमन फैमिली लैंग्वेज है। इसीलिए आपने देखा होगा साउथ जैसे हमारे एशियन कंट्रियों को ज्यादातर ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया, वैसे ही साउथ अमेरिका को स्पेनिश लोगों ने रूल किया। आगे चलते हम लोग। ये हमने देख लिया। अब यहां पर हम कंट्रियों की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका का मान के चलिए 35 to 40% कवर करता है। अब देखो यहां पे कुछ
छोटी छोटी कंट्रियां हैं, इनमें नाम पूछ सकता है, जैसे फ्रेंच गुयाना। अब ये फ्रेंच गुयाना आपने अक्सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। इंडिया एक सैटेलाइट भेजता था पहले, पीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी। तो जिसमें जीएसएलवी एक हैवी होता था और हैवी सैटेलाइट उस समय इंडिया लॉन्च नहीं कर पाता था। तो ये फ्रेंच गुयाना फ्रांस का स्पेस स्टेशन है, यहीं से इंडिया लॉन्च करता था अपने सैटेलाइट। इसलिए ये कहां पे फ्रेंच गुयाना? साउथ अमेरिका में। इसके बगल में एक कंट्री है सूरीनेम और गुयाना। सूरीनेम और गुयाना में आपको इंडियन ओरिजिन के लोग काफी ज्यादा मिलेंगे। इसके बगल में एक कंट्री है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। इनमें देखो सभी कंट्रियां लगभग ब्राजील से बाउंड्री बनाती हैं, बस दो कंट्रियां ब्राजील से बाउंड्री नहीं बनाती। वो कौन सी है? इक्वाडोर और चिली। ये दो कंट्रियों को छोड़कर बाकी सभी कंट्रियां ब्राजील से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि साउथ अमेरिका की सभी कंट्रियां आप देखो ब्राजील से बाउंड्री शेयर कर रही हैं, एक्सेप्ट चिली और इक्वाडोर। एक चीज और ध्यान रखिए, साउथ अमेरिका में दो कंट्रियां ऐसी हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। अब ये लैंडलॉक कंट्री क्या होती हैं? लैंडलॉक कंट्री उनको बोलते हैं जिनका सीधे मरीन एक्सेस या ओशन एक्सेस नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया ने बांग्लादेश की ट्रांजिट बाउंड्री एक्सेस रोक दी है। क्यों? कि बांग्लादेश अपनी, आपको से बांग्लादेश की तो ओशन बाउंड्री है, वो तो है, लेकिन नेपाल और भूटान की नहीं है। तो नेपाल और भूटान माल ले जाने के लिए इंडिया उसको एक्सेस रूट देता था। इंडिया क्योंकि बांग्लादेश में इस समय ऐसा रिजीम पावर में है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे काम करता है, तो इसलिए इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है। हालांकि इसको पॉलिटिकल टर्म्स तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने जो रीजन दिए हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ओवरलोड था, हमारे पास खुद इतने गुड्स हैं, तो इतना एक्सेस नहीं हो पा रहा इसलिए है। लेकिन इंटरनल चीजें आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो लैंडलॉक कंट्रियों में दो कंट्री आएंगी लैंडलॉक में, एक आ जाएगी बोलीविया और एक आ जाएगी पराग्वे। तो दो ऐसी कंट्रियां हैं जिनकी बाउंड्री सीधे ओशन या कोस्टल लाइन को टच नहीं करती है। यहां तक होपफुली बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बाय मिस्टेक अफ्रीका का मैप लग गया है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाती हैं? साउथ अमेरिका से जाती हैं, ठीक है। ये हमारे काम की चीज नहीं है। साउथ अमेरिका क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये सभी चीजें देख लेंगे हम लोग। हाँ, ये इसका फिजिकल मैप है। अब देखो, अभी तक हमने बाहर बाहर की बाउंड्री को कर लिया है, अब हम इंटरनल पार्ट को करते हैं। इंटरनल पार्ट को करने से पहले एक समझ लीजिएगा यहां पे कि जो किसी भी कंट्री में, खासकर चाहे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो, जो इसका वेस्टर्न पार्ट होता है, अगर मैं यहां पर एक मैप बना दूं आपको रफली समझाने के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखो, जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न माउंटेन स्ट्रिप, और ईस्टर्न साइड में होता है ईस्टर्न हाईलैंड, और बीच में होता है सेंट्रल लोलैंड। देखो, इधर से भी नदियां आएंगी, इधर से भी, तो सेंट्रल लोलैंड में
आपको बहुत सारे बेसिन मिलेंगे। इसी अप्रोच पे हम समझेंगे। तो आप देखोगे यहां पर वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे माउंटेन पीक हैं। इनमें सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है उसे बोलते हैं हम लोग एंडीज। एंडीज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, ध्यान रखेंगे, और ये पूरे साउथ अमेरिका में फैली हुई है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, एंडीज माउंटेन कैसे बना है? तो अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ी है तो आप जानते हो एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहां पर एक ओशनिक प्लेट है जिसे बोलते हैं नज़का प्लेट। नज़का प्लेट क्या है? एक ओशनिक प्लेट है। और साउथ अमेरिकन प्लेट एक कॉन्टिनेंट प्लेट है। और जब भी ओशनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में कोलाइड होती है, क्योंकि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी हाई होती है, हैवी होती है, तो वो सबडक्ट होती है। इसके सबडक्शन से ये नीचे कोलाइड होकर मेल्ट हो गई, जिससे मैग्मा का आउटफ्लो हुआ, जिससे यहां पर वॉल्केनिक माउंटेन पीक बने। और यहां का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? एकांकागुआ। एकांकागुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसके अलावा यहां पर एक माउंटेन पीक है कोटोपैक्सी, और यहां पर एक पीक है ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनिक पीक है पूरे वर्ल्ड की। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहां पर एक है चिम्बराजो, ये भी वॉल्केनिक पीक है। तो इससे पता लग रहा है कि वेस्टर्न साइड में आपके क्या है, वेस्टर्न साइड में आपको माउंटेन स्ट्रिप पाई जा रही है जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है। वहीं हम यहां पर देखेंगे ईस्टर्न साइड में यहां मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड के ही अंतर्गत आएगा आपका माटो ग्रासो प्लेटू, और इसी माटो ग्रासो प्लेटू के ऊपर एक ग्रासलैंड पाई जाती है। क्योंकि अगर आपको याद होगा ये कौन सा एरिया है, यहां से एक लाइन जा रही थी, अगर आपको याद हो तो 23.5 साउथ, और यहां से जा रही थी इक्वेटर 0, यानी 0 से 23 के बीच में कैसी ग्रासलैंड पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हम उन्हें बोलते हैं जहां पर रेनफॉल 100 टू 150 सेंटीमीटर एनुअल होती है। इस ग्रासलैंड को अफ्रीका में सवाना बोलते हैं। और इन ग्रास की जो हाइट होती है 3 to 4 मीटर तक होती है। अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 15 to 18 फीट होती है। इसलिए इन घासों की हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम लोग एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। इसी कैटेगरी या इसी फैमिली की ग्रास साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, जिसे यहां बोलते हैं ब्राजील में कैंपोस और मैटोग्रासो। वहीं यहां पर एक कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला में इस ग्रासलैंड को हम बोलते हैं लानोस। यहां तक क्लियर हो गया? इसी यहां देखो क्या लिखा है, गुयाना हाईलैंड। इसी गुयाना हाईलैंड से यहां पर एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ओरेनिको। इसके लिए एक मैं मैप दिखाता हूं, हम लौट के इस पे इमेज पाएंगे। हाँ देखिए, यही गुयाना हाईलैंड है। यहां से निकलती है एक नदी ओरेनिको, और इसी ओरेनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है कैरोनी रिवर। बहुत ध्यान रखना,
जनरली बुकों में आपको ओरिनिको मिल जाएगा। ओरिनिको की ट्रिब्यूटरी है कैरोनी रिवर, कैरोनी की ट्रिब्यूटरी है चुरून रिवर, और इसी चुरून रिवर पे वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है जिसे बोलते हैं एंजल वाटरफॉल। ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसकी हाइट है 979 मीटर। इज इट क्लियर? वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे हम लोग। हाँ, हम यहां पे थे। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने माउंटेन देख लिया, प्लेटू देख लिया। यहां पर एक प्लेटू और बसता है, कोलंबियन बोलिवियन प्लेटू। इसके अलावा यहां पर कोलंबियन बोलिवियन प्लेटू है, तो प्लेटू के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट यहां पर आपको दो मिलेंगे, इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पाया जाएगा आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स है ड्यू टू पेरुवियन करंट, और यहां पर केवल 2 से 3 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। इसलिए आटाकामा डेजर्ट को ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसके यहां पर आटाकामा डेजर्ट में एक सिटी है एरिका। एरिका को ड्राइएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा हॉट डेजर्ट्स। वहीं अर्जेंटीना में पाया जाता है पेटागोनियन कोल्ड डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये 40 और 50 लैटिट्यूड के बाद है और ये कोल्ड कंडीशन में डेवलप होता है, इसलिए पेटागोनिया कोल्ड डेजर्ट से और आटाकामा हॉट डेजर्ट से। आगे चलते हैं। इसी टेम्परेट रीजन में, क्योंकि 23.5 के हम बियॉन्ड जा चुके हैं, यहां पे मिलेगा आपको पंपास ग्रासलैंड। और पंपास ग्रासलैंड कैसा है? ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। ध्यान रखेंगे, ये कैसा है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड के फीचर क्या होते हैं? ये 23.5 टू 66.5 के बिटवीन पाया जाता है। क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में होते हैं तो रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, और ठंडे रीजन की वजह से यहां की ग्रास न्यूट्रिशियस होती है। इसी फैमिली में जो ग्रास आती है अर्जेंटीना में पंपास, और इस ग्रास लैंड में जो ग्रास पाई जाती है उसको बोलते हैं अल्फा ग्रास। ये काफी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। तो ये पंपास ग्रास लैंड हो गया। आगे यहां पे एक मिलेगा ग्रैंड चैको। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इससे आपको एक क्लियर हो जाए। यहां देखो लिखा है ग्रैंड चेको। ग्रैंड चेको ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में एक सब्स या झाड़ियों वाला एक ड्राई ग्रासलैंड टाइप का एरिया होता है जिसे बोलते हैं ग्रैंड चेको। तो ग्रैंड चेको ये टर्मोलॉजी याद रखिएगा। यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, हालांकि उससे पहले मैं यही बता दूं, मैं आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे फिर स्लाइड हमें पढ़ना आसान रहेगा। यहां पे एक रिवर है, ये रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है, इसे बोलते हैं हम अमेज़न। और अमेज़न इक्वेटर के आसपास है, और आप जानते हैं इक्वेटर के आसपास जो रेनफॉल होती है वो किस टाइप की होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल एवरी डे 3 to 4 PM के आसपास होती है, इसलिए इसे 4 PM रेनफॉल भी बोलते हैं या 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं। इसलिए यहां पर वर्ल्ड के डेंसेस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट को ब्राजील में बोलते हैं सेल्वास। इन्हीं सेल्वास के फॉरेस्ट को हम बोलते हैं लंग ऑफ द अर्थ भी। क्या बोलते हैं? लंग ऑफ द अर्थ। लंग ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं? ड्यू टू
एक्सेसिव रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन सेल्वास के जंगलों से दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं लंग ऑफ द अर्थ। होपफुली यहां मैंने काफी डिटेल में आपको डील कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब देखेंगे, देखो लैंडलॉक कंट्री जो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग का, पहले वहां पे एक ही इमेज में बताने का फायदा ये मिला कि अब ये चीजें आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। देख लो लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, बोलीविया देखो ये है, इसकी कोई भी ओशन बाउंड्री नहीं है। और दूसरी कौन सी है, पराग्वे। यहां तक क्लियर हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आइलैंड मैंने पहले बता दिया है, गैलापेगोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में है। फॉकलैंड मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, बाकी और इतने पॉपुलर नहीं है तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग बता दिया है। देखो अमेज़न बेसिन ये रहा, लानोस ये रहा, ब्राजीलियन हाईलैंड ये रहा, पंपास देखो, ये सारी चीजें मैंने बता दी आप लोग को है। मैगलेन स्ट्रेट देखो जो पैसिफिक को अटलांटिक से कनेक्ट करती है। आगे चलते हैं, देखो कोस्टल स्ट्रिप पैसिफिक का, ये देखो एंडीज पर्वत, इसी पाया जाता है। एंडीज क्या है, लॉन्गेस्ट। इसके बाद देखेंगे एंडीज माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। अगर इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाए तो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज, फिर है रॉकीज, फिर है ग्रेट डिवाइडिंग, ये ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद है हिमालय। देखो लेंथ के आधार पे पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे एंडीज रॉकीज होगा, लेकिन अगर हाइट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हिमालय सबसे ऊंची है, फिर एंडीज है, फिर रॉकीज है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग है। इसके बाद पूछा इस्थमस ऑफ पनामा। देखो इस्थमस क्या होता है, इस्थमस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो टू मेजर लैंड मास को कनेक्ट करता है, यही है इस्थमस ऑफ पनामा। इसी इस्थमस ऑफ पनामा को कट करके पनामा कैनाल बनाई गई है। यहां तक क्लियर है, ये मैंने पहले बता दिया। एकांकागुआ हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की, और ये किस टाइप का वॉल्केनो है, एक्सटिंक्ट है, यानी अब यहां पर कई सौ सालों से कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। क्या रखेंगे, कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो। यहां देखो ये लिखा है ओजास डेल सलाडो, किस पे है, एंडीज पे है। वहीं कोटोपैक्सी और चिम्बराजो ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, ये भी एंडीज माउंटेन पे है। हो सकता है इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ ले, तो सबसे ऊपर है कोटोपैक्सी, मैं दिखा देता हूं यहां पे। सबसे ऊपर है कोटोपैक्सी, फिर है चिम्बराजो, फिर है ओजास डेल सलाडो। ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आप लोग को, ये देख लो ओजास डेल सलाडो, और सबसे नीचे है अकांकागुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। देखो उस स्लाइड को डील करने का फायदा यह हुआ कि सारी बातें आप लोग को पहले ही क्लियर हो गई। ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में एक्टिव वॉल्केनिक जोन है, जहां पे वर्ल्ड के 68% एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रिंग फायर ऑफ पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं रिवर बेसिन।
भाई सेंट्रल लोलैंड में क्या है, यहां से माउंटेन से रिवर आएंगी, हाईलैंड से आएंगी, बीच में जाके मिलेंगी। ये देखो रही अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी ट्रिब्यूटरी इतनी लॉन्गेस्ट है कि सोचो इंडिया में इतनी लंबी कोई नदी भी नहीं है। जैसे इसकी निग्रो जो रिवर है उसकी लेंथ ही 4200 किलोमीटर लॉन्ग है। और अगर वाटर फ्लो के बेसिस पे अगर इसको कंसीडर करेंगे तो वर्ल्ड की ये लॉन्गेस्ट रिवर भी कंसीडर की जाती है। यहां तक क्लियर है। और इसी अमेजोन फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास बोलते हैं, जिसको मैंने अभी बताया है आप लोग को, लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। आगे ठीक है, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये निको बेसिन के बारे में जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये गुयान हाईलैंड से निकलती है। इसी की ट्रिब्यूटरी पे क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, कौन सा, एंजल वाटरफॉल। अब हम देखते हैं यहां पर रिवर बेसिन को। यहां पे हमने अमेजोन रिवर बेसिन समझ लिया। यहां पे एक दूसरी रिवर बेसिन है, इसे बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा में 3 नदियां आती हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इसके लिए मैं एक स्पेशल मैप लेके आया हूं आप लोग के लिए। ये देखिए, यहां देखेंगे रियो डी ला प्लाटा, पराना रिवर, पराग्वे रिवर, उरुग्वे रिवर। इन तीनों रिवर के मिलने से बनती है रियो डी ला प्लाटा। ठीक है। और ये क्या है, ये भी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका में अमेजोन भी एस्चुरी बनाती है और रियो डी ला प्लाटा भी। आगे चलते हम लोग। हां, ईस्टर्न हाईलैंड में किस टाइप की रॉक पाई जाती है, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। और गुयान हाईलैंड बताई दिया मैंने आपको, यहां पर एंजल वाटरफॉल है पहले ही। ब्राजीलियन जो हाईलैंड है वहां पर एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं मिनास गिरास। इस मिनास गिरास स्टेट में जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू है, वैसे ही ये ब्राजील का स्टेट माना जाता है मिनास गिरास। इसको मिनरल रिच स्टेट भी बोलते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया में बोलते हैं। इसके बाद है पेटागोनियन प्लेटू या पेटागोनियन डेजर्ट्स। ये कहां पर है, अर्जेंटीना में है। ये कोल्ड डेजर्ट और देखो लिखा भी है पेटागोनियन डेजर्ट्स, और ये प्लेटू भी है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखो बताया था मैंने आपको, आटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, ये मैंने जस्ट आपको बताया था। पेटागोनियन लार्जेस्ट डेजर्ट कहां पे है, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में है। मॉन्टेने डेजर्ट्स, ये भी साउथ अमेरिका में है। रिवर के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी, अमेजोन। इसकी ट्रिब्यूटरी है निग्रो, मैडेरा, क्वेटा, ये सभी है। रियो डी ला प्लाटा में 3 रिवर सिस्टम है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। ये लाइन याद रखिएगा, ये चीजें एग्जाम में कई बार सीधे सीधे फैक्चुअल फैक्ट के रूप में पूछी जाती हैं और कई बार हमसे सिली मिस्टेक एग्जाम में हो जाता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है यूपीएससी का पैटर्न 100% कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ उसमें स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे रिवर है, ये याद रहेंगी तभी आप सही टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। पंपास ग्रासलैंड फेमस है और वहां पर वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे प्रेरी ग्रासलैंड यूएसए में होता है, इसलिए अर्जेंटीना वीट एक्सपोर्ट में काफी आगे है। अब आते हैं लेक।
देखेंगे साउथ अमेरिका में कुछ फेमस लेक हैं, जिनमें एक लेक है लेक मराकाइबो। ये लेक कहां पर, ये जो छोटी सी लेक दिखाई पड़ रही है गोल सी, ये है मराकाइबो लेक, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्वर लेक है। यानी यहां पर वर्ल्ड का 48% क्रूड ऑयल रिजर्व पाया जाता है। वहीं एक लेक है टिटिकाका, ये वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक मानी जाती है। यानी इतनी ऊंचाई पर होने पर भी इसमें कार्गो स्ट्रीम बोट वगैरह चलती हैं, यानी मूवमेंट होता है। एक बोलिविया में है पोपो लेक है। हालांकि पोपो ना भी याद रहे तो आपको टिटिकाका देखो इस जगह है, और मराकाइबो मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है। ये पॉइंट बड़े काम का है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड, पेंटानल वेटलैंड। पेंटानल वेटलैंड कहां पे है, ये देखो, ये है बोलीविया और ब्राजील की बाउंड्री पर है। देखो इस जगह ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे। ये बायोडायवर्सिटी रिच एरिया माना जाता है। वैसे भी आप जानते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी के लिए काफी रिच माना जाता है, और यहां पे फ्लोरा एंड फोना के लिए काफी सपोर्टिव इकोसिस्टम होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यहां पर एक याद रखिएगा, यहां पे 3 कंट्रियां हैं, इनको हम बोलते हैं ए बी सी कंट्री। ABC मतलब A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली। इनको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। और लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो। लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का एक बैकबोन कहा जाता है लिथियम को, और यहां पर लिथियम खूब पाया जाता है, इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल कंट्री इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर ये 3 कंट्रियां आपको याद रहेंगी तो बिलीव कीजिए एक क्वेश्चन यहां से पक्का है। और देखो वर्ल्ड का अकेले 45% लिथियम डिपॉजिट यहां पर पाया जाता है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप अपने पॉजिटिव लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर करके हमें दे सकते हैं, और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय।